आज का लेक्चर जो होगा क्लास 10th का क्या पढ़ रहे थे? जैव प्रक्रम ना, बायो। तो कौन सा चैप्टर था? पहला चैप्टर, उसका नाम क्या था? जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम में मतलब कौन सा पॉइंट पढ़ रहे थे हम लोग? पोषण के बारे में ना। तो यही पोषण के बारे में देखना था। पोषण में 2-4 पॉइंट पढ़े थे ना। बताना पहले क्या पढ़े थे। सजीव और निर्जीव के बारे में अच्छी तरीके से जान लिए, लिख लिए। पोषण किसे कहते हैं परिभाषा जान लिए और लिख लिए। पोषण के प्रकार लिख लिए थे, ठीक है ना। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2, स्वपोषण और परपोषण। अब परपोषण कितने तरह के? 3। कौन कौन? मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण। यही ना पढ़े थे। अब यहाँ देखना है कि आज क्या पढ़ना है। ये जो हम लोग पढ़े थे स्वपोषण और क्या था एक और? परपोषण या विषम पोषण, परपोषण। आज हमें देखना है स्वपोषण के बारे में, ठीक है। उसके बाद फिर परपोषण के बारे में देखेंगे। तो चलो, स्वपोषण किसमें बताए थे? पेड़ पौधा में। तो जिसमें अपना खाना खुद बनता है, ऐसा प्रक्रिया जिसमें अपना खाना खुद बनता है, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण। कल लिखा भी दिए थे। तो पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना खाना स्वयं बनाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्वपोषण, ठीक है ना। और ऐसे जीव को क्या कहते हैं? स्वपोषी। तो ये स्वपोषण की प्रक्रिया जो है ये किसमें होता है? पेड़ पौधा में। तो चलो अब देखते हैं यही स्वपोषण की प्रक्रिया कहाँ होता है? पेड़ पौधा में। तो देखना यहाँ, जैसे ये एक बनाए पेड़ और ये हुआ यहाँ, ये इसका पत्ता रहा, ठीक है। अब जैसे बनाना हो किसी तरह से बना सकते हैं, ठीक है। ये पत्ता रहा और फिर यहाँ इसमें क्या, ये क्या रहा? जड़, जड़ रहा छोटा छोटा, ठीक है। इस तरीके से बहुत पतला चला जाएगा। तो ये पेड़ पौधा खाना, हम जानते हैं कि स्वपोषण प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधा खाना बनाता है। तो पेड़ पौधा किस तरीका से खाना बनाता है वो देखने वाले, ठीक है ना। तो ये एक हम पौधा लिए, उसमें से एक पत्ता को लिए, ठीक है। इसमें क्या है? जड़ है। तो ये मिट्टी के अंदर जड़ होता है। तो इसमें बताना इसमें क्या रहेगा? मिट्टी रहेगा, ठीक है। मिट्टी में और क्या रहता है? यहाँ से मिट्टी है और ये मिट्टी के अंदर यहाँ क्या रहेगा? जल, H2O, मतलब पानी रहेगा। और साथ साथ खनिज लवण, जो खनिज लवण होता है, मतलब और कोई तत्व की जो जरूरत पड़ेगी वो मिट्टी में ही रहेगा। अगर हम कोई फसल रोपे, उसमें अगर हम कोई खाद दे रहे हैं या उर्वरक दे रहे हैं, तो वो कहाँ दे रहे हैं? जमीन में दे रहे हैं, ठीक है, मिट्टी में दे रहे हैं। और वो जड़ की सहायता से वो ऊपर की तरफ ले लेता है, ठीक है। तो हमें पहले ये समझना है कि ये पानी हो और खनिज लवण हो, ये कहाँ होता है? मिट्टी में। फिर देखना है ये इसका तना रहा, फिर ये पत्ती रहा। और पत्ती में क्या होता है? छोटा छोटा छिद्र होता है, ठीक है। पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इस छिद्र को हम क्या कहते हैं? तो याद रखना है, इस छिद्र को कहते हैं, इंग्लिश में कहना है तो एस्टोमाटा। क्या कहेंगे? एस्टोमाटा। या उसी को क्या कहेंगे? हिंदी में कहना है तो रंध्र कहते हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे छिद्र को क्या कहेंगे? रंध्र कहेंगे। तो पत्ती के अंदर जो छोटे छोटे छिद्र होंगे उसे क्या कहेंगे? रंध्र कहेंगे, ठीक है। अब देखना है, ये हो गया मिट्टी, मिट्टी के अंदर क्या रहा? जल और खनिज लवण। उसके बाद एस्टोमाटा, पत्ती में छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं, ठीक है। अब चलो देखो, ये जो होता है जल और खनिज लवण, है ना, ये कहाँ तक पहुंचना जरूरी होता है? तो ये पत्ती तक पहुंचना जरूरी होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण, खाना बनने की क्रिया जो है ये पत्ती में ही संपन्न होता है, ठीक है ना। क्योंकि पत्ती में हरा भाग होता है, ठीक है, यही खाना बनता है। कैसे बनता है बता रहे हैं। तो बताना, ये जल और खनिज लवण को ये ऊपर कौन लेके जाएगा? पत्ती तक। तो ये ऊपर की तरफ जो लेके जाएगा उसे कहेंगे जाइलम, ठीक है, जाइलम उत्तक। और ये देखना है ये उत्तक क्या है? ये क्लास 9th में कोशिका और कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक।
तो ये कोशिका और कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम के बारे में क्लास 9th में ही लोग पढ़ लेता है, ठीक है, जितने स्टूडेंट होते हैं। तो ये जाइलम उत्तक, फ्लोएम उत्तक किस तरीका से होता है, तो इसके बारे में तो क्लास 9th का ही है, ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लेना चाहिए था, तो और पढ़ लिए होगे। अब देखना है कि ऐसे बताएंगे, थोड़ा सा कोशिका के बारे में कुछ बताएंगे, ये बता देते हैं, ठीक है, इसके बाद जो है कोशिका के बारे में कुछ बता दिया जाएगा। तो जाइलम उत्तक क्या करता है, कोशिकाओं का समूह होता है जो जल और खनिज लवण को जड़ से लेकर पत्तियों तक लेके चला जाता है। और परिवहन टॉपिक में जाइलम के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ रहे हैं अभी, पोषण, फिर शोषण, फिर परिवहन पढ़ेंगे। तो जाइलम फ्लोएम के बारे में किसमें बताएंगे, फ्लोएम में, मतलब परिवहन जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें देख लेंगे। तो ये याद रखना है कि जल और खनिज लवण को जड़ से लेकर पत्ती तक कौन पहुंचाता है, जाइलम उत्तक। ये हो गया। अब देखना है, एक यहाँ पर हम सन बना रहे हैं, सूरज, ठीक है, क्या बनाएं, सूरज बनाएं, यहाँ पे हम सूरज बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ ये हो गया सूरज, ठीक है, किसी तरह से बना लेना है। मतलब यहाँ से क्या निकलेगा, सूरज से सूरज की रोशनी, तो ये सूरज से सूरज की रोशनी निकल रहा है, मतलब सूरज का प्रकाश जो है ये निकल रहा है, ठीक है ना। अब देखना है, और ये पत्ती का जो है, जब पेड़ पौधा का बाहर का ये पूरा भाग जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, वायुमंडल कहलाएगा, वायुमंडल, वायुमंडल। और वायुमंडल में क्या होता है, धूल कण होता है, ठीक है, बहुत सारे गैसेस वगैरह होते हैं। तो गैस में कौन कौन से गैस याद रखना है, तो याद रखना है कि वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन गैस जो है वो लगभग 78% है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन गैस जो है वो लगभग 21% है। और एक और गैस याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस 0.03% है वायुमंडल में, ये ऑब्जेक्टिव में याद रखना है। नाइट्रोजन कितना प्रतिशत, 78%। और उसके बाद ऑक्सीजन 21, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 हो जाएगा, तो ये याद रखना है। अब बाहर वायुमंडल में ये है धूल कण वगैरह होता है, देखना है कि ये और किस तरीका से काम करता है। जैसे ये रंध्र है, अगर रंध्र को हम थोड़ा सा बड़ा करके अगर एक चित्र बनाए कि रंध्र कैसा होता है, जो रंध्र है, तो रंध्र देखना कुछ इस तरीका से होता है, यहाँ चित्र बना रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरीका से रंध्र होता है, ठीक है, ये बना रहे हैं, ये रंध्र का चित्र बना रहे हैं, रंध्र कुछ इस तरीका से होता है, ठीक है। ये किसका चित्र बना, रंध्र का। रंध्र में ये जो कोशिका है इसको हम कहने वाले हैं, ये जो अंदर वाला है इसे हम कहेंगे द्वार कोशिका, जिसे गार्ड सेल कहेंगे। इसे अंदर वाला क्या कहेंगे, द्वार कोशिका, कोशिका, ठीक है। और इसको हम कहने वाले हैं सहायक कोशिका। कोई समस्या तो नहीं है, बताना है। ये किसका चित्र बना है, ये एक चित्र जो बनाए वो रंध्र का चित्र बना है, कुछ इस तरीका से होता है, ठीक है। ये द्वार कोशिका जो होता है वो इस तरीका से, जैसे ये ऐसे चिपका हुआ होता है, ठीक है ना, और ये खुलता है और सिमटता है, ठीक है। अगर ये कब खुलेगा द्वार कोशिका, जब यहाँ से जल और खनिज लवण, जल जो है जाइलम उत्तक अगर लेके चला गया तो पत्ती में क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा, जल आ जाएगा। तो जब इसको जल मिल जाता है तो जल अवशोषित कर कर ये फूल जाता है और खुल जाता है। तो द्वार कोशिका कब खुलेगा, जब जल को अवशोषित करेगा, उसके अंदर पानी जाएगा, तो जल को अवशोषित कर कर द्वार कोशिका क्या होता है, खुल जाता है। और जब जल कम हो जाएगा तो फिर वो क्या होगा, सिकुड़ के बंद हो जाएगा, ठीक है। तो द्वार कोशिका कब खुलेगा और कब बंद होगा, मतलब ये जो द्वार है, ये गेट, रंध्र, ठीक है ना, ये छिद्र को ही रंध्र कहेंगे। तो ये रंध्र जो है, ये रंध्र कब खुलेगा कब बंद होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, द्वार कोशिका पर, ठीक है ना। तो ये याद रखना है कि द्वार कोशिका कब खुलेगा, जब, है ना, जब द्वार कोशिका पानी को अवशोषित कर लेगा तब ये फूल जाएगा और ये खुल जाता है, ठीक है। और जब पानी इससे कम हो जाएगा इसमें, उसके बाद फिर क्या होगा, फिर ये सिकुड़ कर छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया।
चलो ये रंध्र बना दिए। अब इसमें देखना, इसमें फिर और क्या होता है, एक केंद्रक होता है और ये छोटे छोटे इस तरीका का स्ट्रक्चर है। ये केंद्रक है, फिर इस तरीका छोटा छोटा है। अब देखो ये जो छोटा छोटा बनाए हैं इसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर किस तरीका का होता है, ठीक है ना, ये देखना है। तो ये सब ऐसे 9th में पढ़ाया जाता है, ठीक है, फिर भी हमें पढ़ना है। तो ये देखें क्या पढ़ना था, 100 पोषण। और 100 पोषण में जानने के लिए पहले हमें ये सब का पूरा नॉलेज लेना है, ठीक है ना, उसके बाद हमें देखना है। तो ये देखना है कि आप क्लोरोप्लास्ट किस तरीका से बनाएंगे। तो यहाँ बनाते क्लोरोप्लास्ट, इसी में बना लेते हैं, ठीक है, ये बनाए क्लोरोप्लास्ट इसी में, इसको मिटाते हैं ताकि प्रॉपर समझ पाए। देखना ये क्लोरोप्लास्ट का चित्र यहां बना रहे हैं। ये एक दोहरी झिल्ली होता है, बन गया। उसके बाद इस तरीका का स्ट्रक्चर होता है, देखो इस तरीका का। और इसे एक भाग जो होता है इसको क्या कहते हैं, थाइलाकॉइड। याद रखना, इसे क्या कहेंगे, थाइलाकॉइड। तो ये भी क्या है, थाइलाकॉइड, ये भी है थाइलाकॉइड, ये भी थाइलाकॉइड है, ठीक है ना। और इसका और पार्ट का नाम अभी नहीं जानना है, ठीक है ना, फिर हम इसको एक एक करके पढ़ लेंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो अभी ये समझना है कि ये खाना बनाता कैसे है, ठीक। जैसे सूरज की रोशनी निकला, सूरज उगा सुबह सुबह, ठीक है, और जैसा ही सनलाइट, सूरज की प्रकाश जो है ये पत्ती पर पड़ा, तो ये जो थाइलाकॉइड है इसके अंदर भरा होता है एक वर्णक जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल, ठीक है। ये वर्णक जो होता है कहाँ भरा होता है, थाइलाकॉइड के अंदर भरा होता है, तो इसको क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। अब देखना है, सूरज की रोशनी, सूरज का प्रकाश जब पत्ती पर पड़ा तो उसमें रंध्र पे पड़ रहा है, पूरे पत्ती पे पड़ रहा है। रंध्र जो है ऐसा बनावट होता है, रंध्र में क्लोरोप्लास्ट होता है जो ऐसा है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, थाइलाकॉइड। और थाइलाकॉइड के अंदर कौन भरा होता है, हरा कलर का वर्णक क्लोरोफिल, उसको क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कैसा कलर का होगा, हरा कलर। जैसा ही ये सूरज की रोशनी क्लोरोफिल तक पहुंचा, क्लोरोफिल जो है एक्टिव हो जाता है ना। सूरज की रोशनी पाने के बाद क्लोरोफिल एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, और यहाँ से एनर्जी निकलने लगता है, ऊर्जा, ठीक है। ये ऊर्जा निकलने लगेगा, इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है, ऊर्जा निकलने लगा, और यही ऊर्जा हो, ठीक है ना, ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा और बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह भी होता है, ठीक है, इसमें और सारा तत्व भी होता है। तो इसके बारे में कब पढ़ा जाएगा, क्लास 11 12th में जब जाएंगे तब। लेकिन अभी सिंपल सा समझना है कि सूरज से रोशनी आता है, ठीक है ना, सूरज से रोशनी क्लोरोफिल पे पड़ता है, और क्लोरोफिल से ऊर्जा निकलता है, और यही ऊर्जा किसको तोड़ देता है, जो यहाँ तक पहुंचा होता है। कौन पहुंचता है, जल, H2O। जल तोड़ता है। जल किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन जो है ये पत्ती से रंध्र की सहायता से बाहर निकल गया। अब बाहर कहाँ निकल गया, वायुमंडल में। तो बताना कि ये जो ऑक्सीजन निकलता है पेड़ पौधा से, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण खाना बनाने के दौरान जो ऑक्सीजन निकलता है वो कहाँ से निकलता है, तो बोलेंगे किसके टूटने से निकलता है, तो जल को टूटने से, क्योंकि ये जल ही यहाँ तक पहुँचता है, और जल जब टूटता है तो किस में टूटता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और ये किसके द्वारा से बाहर निकल जाता है, रंध्र के द्वारा से बाहर निकल जाता है। ये याद रखना है, ठीक है। तो बताना है खाना बनाने के दौरान जो ऑक्सीजन निकलता है वो कहाँ से निकलता है ना, कहाँ से निकलता है, रंध्र से तो निकलता है, वो कहाँ से टूट कर निकलता है, तो पानी से टूटकर, जो जल होता है H2O, इससे टूट कर निकलता है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, जल से टूट कर निकलता है। अब यहाँ पर ये जल तो टूट गया, तो क्या बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बाहर निकला तो बचा क्या, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन बचा, तो हाइड्रोजन को बनाना क्या है,
ये जो अपना खाना बनाएगा, ये बनाता क्या है? तो ये बनाता है ग्लूकोज। क्या बनाएगा? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का अनुसूत्र क्या होता है? C6H12O6। मतलब क्या बनाना है? ग्लूकोज C6H12O6। तो इसके पास क्या है? हाइड्रोजन तो है ही, अब क्या चाहिए? कार्बन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। तो इसीलिए बाहर से वायुमंडल से क्या करेगा? अंदर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा। कौन सा गैस को ले लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को। हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करके क्या बना रहा है? तो C6H12O6 क्या बना लिया? ग्लूकोज बना लिया। पेड़ पौधा खाना बन के तैयार हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया? तो बताना है कि पेड़ पौधा जमीन से क्या लिया? जल और खनिज लवण। ठीक है। सूरज से क्या लिया? सूरज का प्रकाश। ठीक है। चलो, और इसके अंदर क्या भरा हुआ था? क्लोरोफिल। और फिर वायुमंडल से क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कितना चीज का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ा? तो 4 चीजों का। वो 4 चीज कौन कौन सा था? है ना। तो पहले तो ये देखें कि जल का जरूरत बहुत ज्यादा था। ठीक है। जब जल वहां पहुंचा तो सूरज का प्रकाश चाहिए। सूर्य का प्रकाश, क्योंकि सूर्य के प्रकाश तो ही तो जल को तोड़ेगा तो हाइड्रोजन मिलेगा। उसके बाद सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने के लिए क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए। ठीक है। तो क्लोरोफिल भी जरूरी है। ठीक। उसके बाद जब क्लोरोफिल मिल गया, सूरज के प्रकाश को अवशोषित कर लिए, जल को तोड़ लिए, तो हाइड्रोजन मिला। तो ग्लूकोज कब बनेगा? जब क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है। वो क्या चीज है? जल, सूरज का प्रकाश, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये 4 चीज में से कोई एक चीज नहीं हो तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ये खाना बनने की क्रिया नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कितने चीज की जरूरत है? 4 चीज का। जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड। देखना जल की जरूरत कैसे है। अगर ये जल नहीं पहुंचा तो सूरज की प्रकाश से तो क्या होगा? लाइट तो आ रहा है, सूरज का प्रकाश आ रहा है सूरज से, और यहाँ कौन है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ऊर्जा निकाल रहा है, और जल है ही नहीं जो उस ऊर्जा को मतलब कि कम करे, टूटकर कम करे। तो फिर क्या होगा? वो ऊर्जा से क्या होगा? पत्ती जो है वो पूरा मतलब क्या होगा? सूख जाएगा। देखेंगे कि अगर हम किसी पत्ती में, पौधा में अगर हम पानी नहीं दे रहे हैं तो वो पौधा क्या होगा? सूख जाएगा। ठीक है ना। पूरा एनर्जी से सूख गया। चलो, ये सूख गया। ठीक। तो जल जरूरी है या नहीं है? तो पौधों को जिंदा रहने के लिए जल की जरूरत है। अगर जल पहुंच गया और क्लोरोफिल ना हो तो प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश आएगा, क्लोरोफिल है ही नहीं तो जल तो टूटेगा ही नहीं, तो क्या खाना बना पाएगा? नहीं, ये नहीं। अब बताना है जल भी रहे, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश ना रहे, क्लोरोफिल रहे। ठीक है ना। सूर्य का प्रकाश ना रहे और क्लोरोफिल रहे, तो बताना ये यही नहीं रहेगा तो क्या ये ऊर्जा निकालेगा? ये एक्टिव ही नहीं होगा तो जल टूटेगा नहीं, हाइड्रोजन बनेगा ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचेगा तो कुछ काम का नहीं है। ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, पेड़ पौधा को खाना बनाने के लिए क्या चीज की जरूरत है ना? 4 चीजों की जरूरत है। क्या क्या? जल, सूरज का प्रकाश, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। तो अब ये सारा, ये जो पूरा काम जो हो रहा है, ठीक है, ये सारा काम को ही हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, क्या बताना है? ये ऐसा काम है जिसकी सहायता से, मतलब जिस प्रक्रिया के द्वारा, जैसे काम के द्वारा, कोई काम जो हो रहा है, जिस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधा अपना खाना बनाता है, उस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। मतलब ये यही सब काम क्या कहलाएगा? प्रकाश संश्लेषण कहलाएगा। मतलब पानी ले रहा है, सूरज की रोशनी से वो टूट रहा है, ऐसे ऐसे रिएक्शन हो रहा है, ये सब क्या कहलाएगा? प्रकाश संश्लेषण कहलाएगा। तो लिखना बनता है तो लिखो। अगला पॉइंट आज का क्या पढ़ना था? 100% ना। तो पॉइंट बनाओ। तो देखो पॉइंट क्या बनाओगे? 100%। पॉइंट बनाओ 100%।
बना लिए हो 100 पोषण। चलो अब जब 100 पोषण बना लिए हो तो इसमें किसके बारे में पढ़ना था? पेड़ पौधा के बारे में। तो पेड़ पौधा जिस प्रक्रिया के द्वारा खाना बनाता है उस प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो पहला पॉइंट लिखोगे प्रकाश संश्लेषण। लिखो प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण लिख के डैश दो। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण हो गया। अब लिखो जिस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है जिस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है हो गया। जिस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जिस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कोई मसला समझ में आ गया? जिस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है उस प्रक्रिया क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। बताना इसमें कितने चीजों की जरूरत पड़ता है? 4। जल, सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? तो लिखो इस प्रक्रिया में पेड़ पौधा उसी में लिखो इस प्रक्रिया में पेड़ पौधा वायुमंडल नहीं, इस प्रक्रिया में पेड़ पौधा पहले इधर से लिखेंगे जमीन से जल और खनिज लवण। इस प्रक्रिया में पेड़ पौधा जमीन से जल और खनिज लवण लिख लिए हो? जमीन से जल और खनिज लवण। अब बताओ सूर्य से कॉमा करके लिखना। सूर्य से सूर्य का प्रकाश, सूर्य से सूर्य का प्रकाश, सूर्य से सूर्य का प्रकाश, सूर्य से सूर्य का प्रकाश। और ये बताओ कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेता है? वायुमंडल। लिखो तो जल हो ही गया, सूर्य से सूर्य का प्रकाश। अब लिखो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्लोरोफिल की मौजूदगी में। देखो क्लोरोफिल तो उसमें मौजूद ही होता है पत्ती में। क्लोरोफिल की मौजूदगी में, क्लोरोफिल की मौजूदगी में हो गया। क्लोरोफिल की मौजूदगी में ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। और ग्लूकोज बनाता है ग्लूकोज लिखकर और उसको ब्रैकेट में लिख दो ये C6H12O6, C6H12O6 ग्लूकोज बनाता है। हो गया। अब बताओ यहां पे आप इसका एक रिएक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? तो चलो ये रिएक्शन कहाँ लिख दे? यहां पर ये रिएक्शन लिखो। मतलब बताओ जमीन से क्या लिया? जल, ठीक है। और वायुमंडल से क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या चीज? सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। और क्या लिया? क्लोरोफिल, ठीक है। बताना जमीन से जल, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य से सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन क्या बनाया? C6H12O6। और क्या निकला था?
ऑक्सीजन, और पानी भी, जल भी निकलेगा वाष्पित होकर, तो ये लिख देंगे। अब बताओ, अब इसको संतुलित करेंगे, है ना। तो संतुलित करने के लिए केमिस्ट्री में बताया जाएगा कैसे संतुलित होता है ना। फिलहाल अभी ये हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अब देखना है, जैसे इधर हाइड्रोजन कितना है 12 ना, इधर हाइड्रोजन कितना है 2, है ना। इधर ऑक्सीजन कितना है H2O ना। तो इसको संतुलित करना है, तो यहाँ पर 6 दे दो, कितना हो गया 12 12 24, और यहाँ 12 दे दो, ठीक है, कितना हो गया 24, और यहाँ पे कार्बन कितना है 6, तो यहाँ 6 दे दो। अब देखो तो पूरा पूरा क्या 12 गो जल, 12 जल है, और वहां नहीं 12 H2O, मतलब कि H2O 12, मतलब कि हाइड्रोजन 12 दूना 24 न हुआ, 12 दूना 24, इधर हाइड्रोजन 12 12 24, ऑक्सीजन कितना हुआ 12, और इधर 6 दूना 12 12 12 24, ठीक है, इधर कितना हुआ 6, और यहाँ पर कितना हुआ 6 6 12, और यहाँ पे 6 दे दो, कितना हो गया 12 12 24, सब संतुलित है आप, ठीक है। कार्बन 6 है तो कार्बन भी उधर 6 है, तो उसके नीचे जो है जो लिखे हो, देखो यही चीज है, क्या है, देखो जमीन से जल, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य से सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल की मौजूदगी में ग्लूकोज बनाया, ऑक्सीजन निकला और जल बना। कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो लिखो, ये लिख लो नीचे रिएक्शन, बीच में रिएक्शन लिख लो, उसके नीचे फिर क्वेश्चन आंसर किस तरीके से लिखना है वो बात की बात है, बताएंगे। लिख लिए हो, चलो ये हो गया। देखो क्या है, H2O कितना है 12, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 6, इस साइड ग्लूकोज एक अणु बना, और उसके बाद ऑक्सीजन 6 और जल भी कितना 6, ये हो गया। चलो इसे याद रखना। अब देखना है एक प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो गया, पूछा जाएगा प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो बोलना है जिस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब क्या लिखना है, इस प्रक्रिया में पेड़ पौधा जमीन से जल और खनिज लवण, सूर्य से सूर्य का प्रकाश, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की मौजूदगी में अपना भोजन क्या बना लेता है, ग्लूकोज बना लेता है। तो पेड़ पौधा का भोजन किस तरीके से बना, समझ में तो आ गया, ठीक है ना। चलो अब ये लिख लिए। अब यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव के लिए पॉइंट दे दे के लिखते चलो, एरो लगाओ और ऑब्जेक्टिव लिखते चलोगे। देखो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस 78% है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस 78% है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस 78% है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस 78% है। N2 लिखना है, N2, हाँ नाइट्रोजन गैस 78% है। फिर लिखो वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस 21% है, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस 21% है। अब लिखो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। हो गया, लिख लिए हो, चलो अब लिखो, देखो जल और खनिज लवण को कौन ले गया था, जाइलम उत्तर, है ना। तो लिखो जल और खनिज लवणों का परिवहन पौधों में
जल और खनिज लवणों का परिवहन पौधों में, जल और खनिज लवणों का परिवहन पौधों में, जल और खनिज लवणों का परिवहन पौधों में, जल और खनिज लवणों का परिवहन पौधों में जाइलम उत्तक की सहायता से होता है। जाइलम उत्तक की सहायता से होता है। बताना, जल और खनिज लवणों का परिवहन किससे होता है? जाइलम उत्तक की सहायता से होता है। जल और खनिज लवणों का परिवहन जाइलम उत्तक की सहायता से होता है। जल और खनिज लवणों का परिवहन जाइलम उत्तक की सहायता से होता है। अब सुनो, पेड़ पौधा को क्या चीज बन के तैयार हो गया? ग्लूकोज। अब यही ग्लूकोज को पूरे शरीर या अपने पूरे पौधा हर जगह यही ग्लूकोज को सब जगह फैला देगा, यहां फैला दे, इधर इधर उधर, मतलब जड़ तकला सब फैला देगा। ठीक है। अच्छा बताना, जल और खनिज लवण नीचे से ऊपर जाता है ना, तो बता इसमें परिवहन का दिशा एक दिशा होगा कि इधर उधर दोनों दिशा होगा? एक दिशीय। तो हम ये बोल सकते हैं कि जल और खनिज लवणों का परिवहन जो होता है एक दिशीय होता है। जाइलम उत्तक से जो परिवहन होता है एक दिशा में होता है, सिर्फ नीचे से ऊपर। ये सिर्फ नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे नहीं जाएगा। तो लिखो, जाइलम उत्तक से परिवहन एक दिशीय होता है। 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 हो गया। अब बता, जब ये बन गया C6H12O6, ये परिवहन ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा, क्योंकि खाना बन गया तो सब जगह पूरे शरीर में फैलाना पड़ेगा, तो ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है ना। तो ये पौधा का हर भाग जहां जहां मतलब कि सब जगह पहुंचेगा। ठीक है, ताकि हर जगह विकास हो पाए। तो बताना, तो ये किसकी सहायता से इधर उधर सब जगह फैलेगा? तो ये फैलेगा फ्लोएम उत्तक की सहायता से। किससे? फ्लोएम उत्तक। तो लिखो, खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम उत्तक की सहायता से होता है। पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम उत्तकों की सहायता से होता है। पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम उत्तक की सहायता से होता है। फ्लोएम उत्तक की सहायता से होता है। लिख लिए हो? चलो अब फिर सुनो, फ्लोएम में परिवहन एक दिशीय होता है, द्विदिशीय? ऊपर भी और नीचे भी। तो लिखो, फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन द्विदिशीय होता है। फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन द्विदिशीय होता है। फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन द्विदिशीय होता है। फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन द्विदिशीय होता है। ठीक है, कोई समस्या? समझ में आ गया? चलो, अब रही बात कि ये जैसे लिखा हुआ है, ठीक है ना, जिस तरीका से लिखा हुआ है सेम चित्र, जैसे घस के लिखा हुआ है सेम चित्र बोर्ड वाला है ना, पूरा कॉपी में लिख लेना है। हो जाएगा? तो चलो इसको पूरा लिखो बोर्ड वाला जैसे है। तो फिर कल पढ़ने वाले हम लोग किसके बारे में? परपोषण के बारे में। तो ये जितना चित्र है जैसा है सेम वैसा ही क्या करना है? लिख लेना है। तो वीडियो जो है पॉज करके ये पूरा को लिख लेना है। ठीक है।